जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज भागर अब चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, एकदम राजी खुशी होंगे सब। सबकी प्रैक्टिस तैयारी रिवीजन सही चल रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होने वाली है जो हमने आज तक कवर किया है उसका आज एक प्रैक्टिस सेट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हैं हमारे पिछले यूपीएसआई में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है एक बेहतरीन रिवीजन के साथ। क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि जो जो टॉपिक हमारा कवर होता चला जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ताकि एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके आपकी, एक बेहतरीन तैयारी हो सके। साथियों, पढ़ने का तरीका या पढ़ने का फायदा तभी है जब आप साथ के साथ रिवीजन में प्रैक्टिस करते रहें। आप क्लास करते रहें कंटिन्यू, रिवीजन ना करें, प्रैक्टिस ना करें, तो आगे पढ़ते चले जाओगे, पीछे से बोलते चले जाओगे। तो सही तरीका ये है साथ के साथ अपना वीकली या जब भी टॉपिक फिनिश हो जाए उसका रिवीजन करें। देखें भी क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे हैं वो पीवाईक्यू या पिछले सालों में आए भी हैं या नहीं आए हैं, केवल हम हवा में पढ़े जा रहे हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने भारत का संविधान के विकास, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, ये टॉपिक कवर किए थे। वहां से जो पीवाईक्यू हैं यूपीएसआई के जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लिया है। तो बढ़ते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश डैश द्वारा पेश किया गया था। यानी हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ था वो किसने किया था? भारत की संविधान सभा ने। तो ये संविधान का विचार सबसे पहले किसके माध्यम से लाया गया? या केवल डायरेक्टली ब्रिटिश ने स्वीकार कर लिया कि भाई हाँ, भारत के लिए एक संविधान होगा, एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और वो संविधान सभा करेगी? ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारा अधिवेशन वगैरह आंदोलन हुए, तब जाके उन्होंने ये बात स्वीकार की। तो ये सबसे पहले विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले ये विचार दिया गया था एम.एन. राय जी के द्वारा। एम.एन. राय, इनके माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। हालांकि 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भी अंग्रेजों के समक्ष संविधान सभा की मांग को उठाया गया, लेकिन वो इतनी प्रभावी नहीं थी। उसके बाद 1934 ईस्वी में एम.एन. राय जी के द्वारा संविधान सभा की मांग को उठाया और यही प्रभावी है। और इनको ही प्रथम बार संविधान सभा की विचार का मतलब बोला जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले विचार रखा संविधान सभा का। तो राइट आंसर है एम.एन. राय। और कब की थी मांग इन्होंने? 1934 में, 1934 ईस्वी में। उसके बाद कांग्रेस ने 1935 से इस मांग को अपने आधिकारिक रूप से अपनाया और घोषित किया। लगातार अपने अधिवेशनों में ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की। तो राइट आंसर हमारा एम.एन. राय जी के द्वारा। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? साथियों, हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, कई बार क्या करते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है नहीं को छोड़ देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते कई बार, और फिर अपना आंसर देख लेते हैं, कभी वेस्टमिंस्टर मॉडल या इनमें से कोई आंसर टिक कर देते हैं। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में नहीं जुड़ जाता है तो सारा अर्थ उसका बदल जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? सरकार के संसदीय स्वरूप का। संसदीय स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ जो संसदीय स्वरूप है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। यानी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसके दो रूप होते हैं या दो भाग होते हैं उसके। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है या वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली जिसमें कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है उस देश का। जैसे ब्रिटेन में ज्यादा पावर किसके हाथ में है? पीएम के। ऐसे ही भारत में भी ज्यादा पावर किसमें है? प्रधानमंत्री। तो संसदीय स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है इसका राजशाही शासन, क्योंकि ये तो राजतंत्र हो गया ना। लेकिन लोकतंत्र, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? वो लोकतंत्र का ही एक रूप है, लेकिन इसने ऑप्शन में दिया है राजशाही शासन, तो यही गलत है और यही हमारा आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि वेस्टमिंस्टर मॉडल जो संसदीय स्वरूप है या संसदीय प्रणाली है
उसी को भी हम वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद है वो वेस्टमिंस्टर प्लेस पर है, और इसी वजह से इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार, इसका क्या मतलब होता है? संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा होती है, यानी विधायिका। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के भाग भाग होते हैं, या ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का गठन विधायिका के अंदर से ही किया जाता है, अलग से कार्यपालिका का कोई चुनाव नहीं किया जाता। और उसमें ही जब कार्यपालिका बनती है, यानी हमारी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसमें मंत्रियों का एक समूह होता है, और उसमें जो पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके समूह को बोला जाता है मंत्रिमंडल। यानी पीएम सहित जितने भी मंत्री होते हैं उनको तो संयुक्त रूप से बोलते हैं मंत्री परिषद, लेकिन पीएम और कैबिनेट मंत्री, आगे जब टॉपिक आएगा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना समझें कि पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री के जो समूह है उसको बोलते हैं मंत्रिमंडलीय, ये मंत्रिमंडल। और बेसिकली भाई मोटे तौर पर सरकार के जो मेन डिसीजन है, सरकार के जो कार्य हैं, सरकार चलाने का काम मंत्रिमंडल ही तो करता है। तो इसका एक नाम ये भी है, मंत्रिमंडलीय। दूसरा उत्तरदायी शासन, भाई जब लोकतंत्र है तो सीधी सी बात है उत्तरदायी होगा, यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका गठन विधायिका में से ही किया जाता है। जैसे यूएसए है, वहां से कार्यपालिका विधायिका में से नहीं चुनी जाती, बल्कि वो अलग से प्रक्रिया है उसकी। यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हमने बताया ना पीवाई के लिए हैं सारे। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। ये काफी विस्तृत, काफी बड़ा अधिनियम था। इस इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूची। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इसी के माध्यम से रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। तो राइट आंसर इसका क्या है हमारा? 1937। यानी 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और क्या क्या हुआ था? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और केंद्र व राज्यों के मध्य है, केंद्र जैसा आज व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो कानून बनाने के विषय हैं उनको 3 सूचियों के माध्यम से डिवाइड किया गया है। तो ये व्यवस्था कहां शुरू की गई थी? सबसे पहले सूचियों के माध्यम से विषयों का निर्धारण। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियां या जो भी सब्जेक्ट है उनको समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची में डिवाइड कर दिया गया। तो राइट आंसर 1937। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? हमारा जब संविधान बना था हमने बताया क्लास में भी कि बहुत सारे देशों के संविधान से जो जो अच्छे प्रावधान थे उनको भारत के संविधान में भारत की स्थिति के अनुकूल जोड़ा गया। तो ये पूछ रहा है कि भाई केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? हमारी जो 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो सब्जेक्ट इन 3 सूचियों में नहीं होते उनको अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से उसमें निर्धारित कर दिया जाता है। और अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? यानी अवशिष्ट शक्तियों के जो जो मुद्दे हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। और ये प्रावधान किसके देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। और कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? मजबूत केंद्र वाली मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था।
संघीय व्यवस्था। और क्या क्या प्रावधान लिया गया था? केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये प्रावधान कहां से लिया था? कनाडा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कनाडा। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? यूएसए से लिया था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को हटाने का प्रावधान। और एक सबसे मुख्य प्रावधान क्या लिया गया था यूएसए से? राष्ट्रपति पर महाअभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। और यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम से लिया है संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। यानी जो हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका राइट आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। और जो मोंटेग्यू थे, ये उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड ये वायसराय थे उस समय, जिस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, तो उस समय भारत सचिव मोंटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो इन्हीं के नाम के आधार पर ही इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। और इसके क्या क्या प्रावधान थे? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, लागू की। और इसके द्वारा किया गया 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग, उस समय किसका नाम केवल लोक सेवा आयोग था, लोक सेवा आयोग। और इसमें ही एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान। वैधानिक आयोग क्या था? जितने भी ये अधिनियम आते थे, तो हर 10 साल में उनकी समीक्षा करने के लिए वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो हर 10 साल में उनकी समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपता था। प्रावधान, तो ये मुख्य प्रावधान थे इसके। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या हुआ था कि चुनाव शब्द का प्रयोग किए बिना जो गैर सरकारी सदस्य थे वायसराय की परिषद में, उनको मतलब चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव जैसी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो इसका सबसे मुख्य प्रावधान यही है 1892। 1861, जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो 1858 में अधिनियम आया था। उसके बाद 1861 में अधिनियम आया था। तो इसके इसके क्या प्रावधान थे
कि जो वायसराय की परिषद थी उसमें 5 सदस्य हो गए थे, वायसराय प्लस 5 सदस्य, वायसराय प्लस 5 सदस्य। तो इन सदस्यों को तो बोला जाता था सरकारी सदस्य। इनके अतिरिक्त वायसराय, इसको बोलते हैं कार्यकारिणी परिषद, या इन्हीं को ही सरकारी सदस्य बोला जाता था। और इनकी मदद करने के लिए गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए। तो गैर सरकारी सदस्य 6 से 12 गैर सरकारी सदस्यों का, गैर सरकारी सदस्य है। और इन 6 से 12 सदस्य में से, यानी अगर 6 सदस्य होने हैं तो आधे, यानी जितने भी ये गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाने थे वायसराय की मदद करने के लिए, उनमें से आधे सदस्य भारतीय होंगे। तो इनमें आधे भारतीय, आधे भारतीय। और भारत सरकार अधिनियम 1935 हमने पीछे भी डिस्कस किया है, काफी विस्तृत अधिनियम था। 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। इसी के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इसी के द्वारा बर्मा से भारत को अलग किया गया। तो काफी सारे प्रावधान थे इसके। नेक्स्ट है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? यानी जो जैसे 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कौन सा ऐसा अधिनियम है कि उनको सचिव और वहां के जो वायसराय उनके नाम पर जाना जाता है? तो 1909 का जो है, इसका राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। इन्हीं के नाम के आधार पर इसको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इसका सबसे मुख्य प्रावधान क्या था? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हमने बताया कि इसमें वैधानिक आयोग का गठन की प्रावधान था कि 10 साल में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो जितने भी अधिनियम आते हैं उनकी समीक्षा करेगा। तो इसी इसी के प्रावधानों के अनुसार जो पहला वैधानिक आयोग का गठन किया जाना था, कायदे में तो 1929 में होता, लेकिन उसको 2 वर्ष पहले ही गठन कर दिया था। तो सबसे पहला वैधानिक आयोग कब आया था? 1937 उसमें, सॉरी 1927 में गठन किया गया, 1928 में भारत आया। और उसको भारत में विरोध हुआ क्योंकि ना तो उसमें कोई भी भारतीय सदस्य थे, और वो 2 वर्ष पहले गठन किया गया था उसका। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई थी और भारत को डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान था। डोमिनियन स्टेटस कि जितने भी भारत के मामले हैं, सिवाय विदेश, जो भी मतलब विदेश नीति है, संचार और प्रतिरक्षा वगैरह, ये ब्रिटिश के हाथ में रहेंगे। बाकी सारे जितने भी प्रावधान हैं वो भारतीयों के हाथ में रहेंगे। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। यानी लगातार जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, हमारे जितने भी आंदोलन घटित हुए थे, वो किस लिए हुए थे? स्वराज, यानी भारत स्वतंत्र हो और भारत के जितने भी रूल हैं वो भारतीय लोगों के द्वारा बनाए गए हों। यानी भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाए, उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और जो संविधान सभा जिसमें समितियां थी, 8 बड़ी समितियां थी, उनमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो ये जितने भी सदस्य हैं, ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बाकी सदस्य थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। भारत का मतलब भारत का गणतंत्र या भारत जो गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है,
ये गलत है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है तो वो लोकतंत्र का एक रूप है, ना कि गणतंत्र का। तो वो तो लोकतंत्र हुआ भाई, ये तो लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र का रूप। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब हमने पिछली क्लास में बताया है, गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश के प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ना कि उस देश के प्रमुख वंशानुगत हो। जैसे ब्रिटेन में अभी औपचारिक है, हालांकि सारी पावर तो वहां ब्रिटिश संसद को दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने औपचारिक रूप में अभी राजशाही को स्वीकार किया है। यानी ब्रिटेन के जो प्रमुख हैं वो राजा रानी होते हैं, जो कि वंशानुगत है। तो हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति महोदय हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, और उनको जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, जिसे अब तो खैर नई संसद बन गई है, लेकिन इससे पहले तक उसे बोला जाता है हम संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जो संविधान सभा की संविधान सभागृह में पहली बैठक हुई थी, उसको बोला जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। तो इसमें ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक में ही क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर क्या है? पहला। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? थोड़ा इस पे भी ध्यान कर देने, किस परीक्षा में आया है, कब आया है। ये आया यूपीएसआई बैच 3 दिसंबर 2017। यानी एक अभी भर्ती हुई है यूपीएसआई की, उससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने आपको पढ़ाया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें कई सारे प्रावधान थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसने? तो इसका राइट आंसर है पहला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसके क्या क्या प्रावधान थे? इसके द्वारा भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन बनाए गए थे। और संविधान सभा के सदस्य विभाजन के बाद अलग अलग बट गए थे। तो भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। और इसका सबसे मुख्य प्रावधान ये था कि भी जो भी, जैसा 1858 में अधिनियम आया था, उसमें गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोला गया। लेकिन जब 1947 का अधिनियम आया, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो फिर से वायसराय को गवर्नर जनरल घोषित किया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। और भारतीय सदस्य सी राजगोपालचारी बाद में बने थे वो। तो इसमें यह प्रावधान था कि भाई इसके माध्यम से जो देश के गवर्नर जनरल हैं, उनको देश के राज्य प्रमुख का, और जो प्रांत के गवर्नर हैं उनको राज्य के संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा। जैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमारे देश के प्रमुख, देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति महोदय। और उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल। तो देश के संवैधानिक प्रमुख उस समय गवर्नर जनरल, और जैसे आज राज्य में राज्य प्रमुख राज्यपाल, तो उस समय होते थे गवर्नर। तो इसमें यही प्रावधान था कि भी जो देश के गवर्नर जनरल हैं या राज्य के गवर्नर हैं, उनको राज्य के संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा। तो ये प्रावधान किसमें था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये 3 जून को इसकी योजना, 3 जून 1947 को इसकी योजना पेश की गई थी। इसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं, क्योंकि वायसराय वही थे, और उनके द्वारा ही ये योजना तैयार की गई थी। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में पेश, यानी जो भारत के विभाजन की जो योजना थी, उसको कब तक पेश तैयार किया गया था? 3 जून 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, और 18 जुलाई
18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन की संस्तुति मिली। ब्रिटिश क्राउन की संस्तुति, संस्तुति। और लागू कब हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? 15 अगस्त 1947 को। और इसी के द्वारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और इसमें यह प्रावधान भी था एक, अभी क्वेश्चन भी शायद आ सकता है कि भी जब तक भारत और पाकिस्तान का संविधान नहीं बनेगा तब तक दोनों देशों का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जितने प्रावधान हमने कराए थे, जितने भी अधिनियम हैं, उस तरह से कराए हैं ताकि यूपीएसआई में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप पिछले जो पीवाईक्यू हैं उनको उठाकर देख लो, और जो हमने क्लास कवर करवाई है अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता हो। और रही बात कुछ फैक्चुअल, मान लो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो साथियों भरोसा रखें, एकदम बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी आपकी। राइट आंसर पहला। संविधान सभा का अंतिम सत्र यानी अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर क्या है? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को क्या क्या प्रावधान किए गए थे? 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत को स्वीकार स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और उनके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और दूसरा प्रावधान क्या था? अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। प्रथम राष्ट्रपति। तो ये तीन मुख्य प्रावधान पूछे जाते हैं अंतिम बैठक से। एक तो राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यानी हमारा जो संविधान है उसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं, हमको बताना है इनमें से कौन कौन से ठीक है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी जितने भी संप्रभु देश हैं, संप्रभु देश का मतलब होता है कोई भी देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। हमारे भारत की क्या विदेश नीति होगी ये भारत तय करेगा, ना कि कोई और देश तय करेगा। हमें किस देश से क्या व्यापारिक संबंध रखने हैं, किस देश से क्या आयात करना है, किस देश से हमारे मतलब जो भी संबंध हो सकते हैं वो भारत तय करेगा, ना कि कोई दूसरा देश तैयार मतलब उस चीज को तय करेगा। और भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है ही, इसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। मतलब विदेश मामलों में भी स्वतंत्र है और आंतरिक मामलों में। तो भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। तो किसी भी संप्रभु राष्ट्र का हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये प्रावधान तो ठीक है। दूसरा है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये प्रावधान गलत है। संसद केवल संविधान में संशोधन कर सकती है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान संशोधन तीन प्रकार से होते हैं, साधारण और विशेष बहुमत से, और आधे राज्यों की कम से कम सहमति होनी चाहिए। ये तीन प्रकार से संविधान संशोधन होता है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो ये प्रावधान भी गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। यानी हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है, ना कि संसद सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही संसद का गठन किया गया है, संसद के प्रावधानों के अनुसार हमारा संविधान नहीं बना। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रावधान ठीक है। तो यह दुनिया में किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लिखित लंबा लिखित संविधान है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। डैश डैशन ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति के आधार पर, या कौन लोग सरकार को टैक्स देते हैं उसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान किया।
तो हमने पढ़ा था 1892 में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन चुनाव जैसी प्रक्रिया अपनाई गई थी। उसमें कुछ लोगों की राय मांगी गई थी। अंतिम डिसीजन तो जो ब्रिटिश लोग थे, यानी जो वायसराय है, उसके हाथ में था। तो ये पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत कब की गई, किन किन आधारों पर? संपत्ति, कर एवं शिक्षा के आधार पर। तो ये राइट आंसर है हमारा 1919। और 1919 में क्या हुआ था? जो 1909 में आया था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, 1919 में इसको अन्य समुदाय के लोगों तक भी विस्तारित कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, निर्वाचन का विस्तार। सिख, सिख जो एग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, ईसाई, जैन, बौद्ध, यानी जो 1909 में, जिसको माल्य मिंटो सुधार बोला जाता है, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और उसके जब 1919 में अधिनियम आया, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है, उसमें इस पृथक निर्वाचन को या सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार अन्य समुदाय के लोगों तक कर दिया, जिसमें बौद्ध, जैन, पारसी, एग्लो इंडियन और सिख लोग थे। तो राइट आंसर इसका क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्न में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? इनमें से कौन कौन से प्रावधान ठीक है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। क्या संविधान सभा का केवल एकमात्र यही कार्य था, संविधान का मसौदा तैयार करना? ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो 1947 का एक हेडिंग पढ़ा था हमने जब संविधान सभा पढ़ रहे थे, कि स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन। तो उसमें एक प्रावधान ये किया गया था कि भाई अब संविधान सभा विधायिका के तौर पे भी कार्य करेगी। और संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही है वो तो करेगी ही, साथ में विधायी कार्य भी देखेगी, जब तक संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत में चुनाव नहीं हो जाते और उन चुनावों के आधार पर भारत की संसद का गठन नहीं होता, तब तक जो भी कानूनी कार्य हैं, जो भी विधायी कार्य है, वो संविधान सभा देखेगी। और संविधान सभा के द्वारा अन्य कार्य क्या क्या किए गए थे? संविधान सभा ने ही मई 1949 में, मई 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, सत्यापन किया। तो अन्य भी कार्य किए थे भाई, इसने राष्ट्रगान को भी अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार किया, राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो काफी सारे कार्य किए थे। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये कह रहा कि एकमात्र कार्य नहीं था, अनेक कार्य में से एक कार्य जरूर था। तो ये गलत प्रावधान है। दूसरा कह रहा है एक बार जो संविधान अस्तित्व में आता, सभा भंग कर दी जाती, यानी जो संविधान सभा है वो भंग कर दी जाती। तो ये प्रावधान ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। और उसके बाद जब 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे और तब तक संसद का गठन नहीं हुआ था, उस समय तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अंतरिम अंतरिम वर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे अंतरिम सरकार या अंतरिम संसद, यानी जब स्थायी संसद जब तक नहीं बन जाती, उस संसद के जो कार्य कामकाज देखेगी, उसको बोलते हैं अंतरिम संसद। मतलब संविधान सभा के तौर पे तो वो भंग हो जाते, क्योंकि संविधान का निर्माण तो हो गया। अब वो केवल विधायी कार्य या अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तो ये प्रावधान ठीक है, क्योंकि जब संविधान बन गया उसके बाद इसको भंग कर दिया गया। तो केवल बी इसका राइट आंसर है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत
इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय और हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखो जितने भी आंसर हैं इसमें क्वेश्चन भी दे दिए। जो थोड़े बड़े बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होता है उनको तो वो क्वेश्चन में दे देता है, अब फिर कॉन्सेप्ट पूछता है तो जितना हम याद करके जाते हैं उतना तो वो उसने पहले ही पूछ लिया। अब आगे क्या करेंगे? ये तो हालांकि सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएसआई का है, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें काफी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दे देता है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट पूछता है। तो संख्या पूछ रहा है कि भाई जब संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा उसमें कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे जो 3 जगहों से नियुक्त किए गए थे। कमिश्नरी से, कमिश्नरी कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत। और 93 सदस्य थे देसी रियासतों से, देसी रियासत। तो टोटल 389 सदस्य थे। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र, जिस तरह से आज केंद्र शासित प्रदेश हैं उस समय कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो 4 सदस्य वहां से लिए गए थे। उस समय जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनसे 292 सदस्य लिए गए थे, और जो देशी रियासत थी उस समय तक वहां से लिए गए थे 93 सदस्य। तो जो ये 4 और 292 यानी टोटल 296 सदस्य थे, इनका तो चुनाव हुआ था। किस आधार पर हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है कि जब किसी, जैसे अब आज राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है तो उसमें जब एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर वोट डाला जाता है। उसके बाद उनकी मतगणना होती है। जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलते हैं उनको मतगणना की जो प्रक्रिया उससे बाहर कर दिया जाता है, और उनको जो भी वोट डाले गए थे वो अन्य सदस्यों को उसी क्रम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय। संक्रमण का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलना। 4 सदस्य और 292 ये सदस्य चुनाव के माध्यम से लिए गए थे संविधान सभा में। भले ही वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था लेकिन चुनाव हुआ था। लेकिन 93 सदस्य इनका मनोनयन हुआ था, यानी ये मनोनीत किए गए थे। जो भी देशी रियासत के राजा होते थे उनके द्वारा इनका मनोनयन किया गया था, और ये संविधान सभा में पहली बैठक में तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ उसके बाद ये लोग संविधान सभा में आ गए थे। तो 389 सदस्य थे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? पीछे हमने बताया भी कि भाई जब तक 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था तो उसी में यह प्रावधान था कि भी जब तक भारत या पाकिस्तान का संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों देशों का जो भी शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से चलाया जाएगा। तो लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो किसके अनुसार होता था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और 35 के जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो हमने पीछे कवर कर लिए। पूरी तरह से क्लास की तरह भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि क्लास की तरह से होगा तो फिर लगा लो पीछे 10-11 क्लास हुई है तो फिर 10-11 ही प्रैक्टिस होंगी क्लास। तो जो जो मुख्य प्रावधान है वो हमने कवर कर लिए हैं, लगभग खुद ही एक्सप्लेन किया है उनको। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? तो रूस से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। तो पी और आर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी और आर, राइट आंसर। मौलिक अधिकार रूस से नहीं लिए गए बल्कि ये यूएसए से लिए गए हैं, और यूएसए से अन्य प्रावधान भी लिए गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने का प्रावधान, न्यायाधीशों को पद से हटाना। मौलिक दायित्व, दायित्व का मतलब भी कर्तव्य होता है। तो मौलिक कर्तव्य या मौलिक दायित्व या पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और पंचवर्षीय योजना, और रूस के संविधान से एक प्रावधान और लिया गया था। हमारे जो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये भी कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए। प्रस्तावना में वर्णित न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श। तो राइट आंसर हो जाएगा पी और आर, क्योंकि पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। देखो हमने बोला है जितने भी पीवाई को आप उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन हमारे उससे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन जैसे करंट से रिलेटेड या ऐसा कुछ रह जाता है, वो हम प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कर लेंगे। देखो ये आया है यूपीएसआई बैच 2017 में। तो क्या आंसर है इसका? चित्रकला परिषद या पूर्व भारत के द्वारा, यानी जो हमारे संविधान है वो किस कलाकार के द्वारा सजाया गया था? क्या पूरे भारत के कलाकार आए थे उनको सजाने के लिए? ये चित्रकला परिषद या जे स्कूल ऑफ आर्ट? तो इसका राइट आंसर है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, यानी हमारा जो संविधान है उसकी सजावट शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा की गई थी। जिसमें कौन कौन से थे? जिसमें थे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ये नाम भी लिखवाया है हमने आपको, नंदलाल बोस। और राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, सिन्हा। तो हमारा जो संविधान जो दो मूल भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी में, उसको किसके माध्यम से सजाया गया था? वो सजाया गया था शांति निकेतन के कलाकार थे। कौन कौन थे? नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ये चार कार्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ये भी राइट है। और कब किया गया था? मई 1949 में। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ये भी ठीक है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को चुना, ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया था, ना कि पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री। उनको तो चुनाव के माध्यम से हुए था। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, तो ये भी ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947। और ये हमने दोनों बताया है आपको। राष्ट्रमंडल मई 1949, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये कब अंगीकृत किए गए थे? 24 जनवरी 1950। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा जो कार्य नहीं किया गया, तो वो कौन सा कार्य था? सी, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू जी को चुना, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? यानी जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, तो इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे? इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था इसने, समाप्त। यानी जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, पहले जो व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लगभग समाप्त कर दिया था। केवल चाइना के साथ और चाय का जो व्यापार था उसमें व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और इसी में प्रावधान आया था कि भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर
1 लाख प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। और इसका एक मुख्य प्रावधान क्या था? ईसाई मिशनरियों, ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दी गई थी इसके माध्यम से। यानी ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के परमिट दे दिया गया, छूट दे दी गई। तो ये 3 मुख्य प्रावधान थे। तो राइट आंसर क्या है? किस क्षेत्र में सुधार किया था इन्होंने? शिक्षा के में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो किस में आया था? शिक्षा में। ठीक है, इसी में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक नई दिल्ली में संविधान सभागृह में, जिसे अब संविधान यानी संसद का केंद्रीय कक्ष बोला जाता है, अब तो दूसरी संसद बन गई है। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी जैसे आज लोकसभा में अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान है, ये प्रावधान सबसे पहले कहां से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो राइट आंसर यह है। और इसी के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। व्यवस्था लागू। और इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? जो प्रांतीय विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में बांट दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन क्या था? जो प्रांतीय विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित विषय में डिवाइड कर दिया। यानी जो जो मुख्य पुलिस, जेल, राजस्व, कर से संबंधित जो भी मुख्य प्रावधान थे, उन पर कानून कौन बनाता था? वायसराय और उसकी परिषद, आरक्षित विषयों पर। तो ये मुख्य मुख्य विषय इसमें थे आरक्षित में। हस्तांतरित में जो नॉर्मल विषय थे जैसे कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य वगैरह, ये सारे प्रावधान, इन पर कानून कौन बनाता? जो गैर सरकारी सदस्य थे, यानी जो भारतीय सदस्य थे विधान परिषद में, वो इन पर कानून बनाते। तो यानी डुअल, यानी दो स्तर की सरकार हो गई एक ही सरकार में। एक ही सरकार में दो भाग हो गए। तो इसको ही बोला जाता था द्वैध शासन। तो मुख्य प्रावधान वायसराय को दे दिए गए थे और जो कम महत्व के थे उनको भारतीय सदस्यों को सौंपा गया। और भारतीय सदस्य जो कानून बनाते थे वो तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन आरक्षित विषय पर जो वायसराय और वायसराय के परिषद कानून बनाती थी वो विधायिका के प्रति या जो उस समय की परिषद थी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं थी। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? जब अपनाने की बात आए तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तभी उसको हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं ना, 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा संविधान को आत्मर्पित अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। तो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950। लागू 26 जनवरी 1950। और इसे ही बोलते हैं कि इस दिन से भारत गणतंत्र हुआ था। भारत गणतंत्र हुआ था। तो कब अपनाया गया था संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान के कुछ प्रावधानों को, जैसे नागरिकता, चुनाव, कुछ अन्य प्रावधान थे, उनको अपनाया गया था, आंशिक रूप से अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं उपस्थित थी। यानी जब संविधान की अंतिम बैठक हुई थी और जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें जो टोटल 299 सदस्य थे, यानी शुरू में 389 सदस्य थे, और जब विभाजन हो गया था पाकिस्तान और उसका भारत का, तब सदस्य 299 रह गए थे, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 73 नहीं 70 देशी रियासतों से थे।
देशी रियासत। लेकिन जब बनकर तैयार हुआ था संविधान, जब उस पर हस्ताक्षर हुए, अंतिम बैठक हुई थी, तो उस समय 299 सदस्य उपस्थित नहीं थे, केवल 284 सदस्य प्रेजेंट थे, उनमें 15 महिला थी। तो राइट आंसर क्या है? 15। जिनमें मुख्य मुख्य कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर। तो ये मुख्य मुख्य थी उसमें। भारत का मूल रूप संविधान डैश डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। कई बार हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं इसमें। इसमें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ज्यादातर उनको ही क्लिक करके आते हैं, जबकि उन्होंने प्रारूप तैयार किया था। हाथ से किसके द्वारा लिखा गया? भाई, समिति है, जैसे प्रारूप समिति, वो प्रारूप भी बनाएगी और संविधान को लिखेगी भी, तो बहुत ज्यादा फिर एक्स्ट्रा उनको काम हो जाता। तो वो केवल प्रारूप तैयार कर रहे थे कि ये चीज यहाँ पे रखी जाएंगी, ये प्रावधान यहाँ रखे जाएंगे, कौन से भाग में रखे जाएंगे। और हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? हमारा जो संविधान था वो दो मूल भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी में। तो जो मूल रूप है, अंग्रेजी का वर्जन किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये था अंग्रेजी वाला, जो हमने बताया ना कि दो रूप में, दो भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी। तो अंग्रेजी का तो हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। और हिंदी में किसने लिखा था संविधान को हाथ से? वो लिखा गया था बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद, इनके द्वारा हिंदी का जो संस्करण है वो लिखा गया था, और इनके द्वारा अंग्रेजी का संस्करण लिखा गया था। यानी संविधान प्रिंटेड नहीं है, वो हाथ से लिखा गया था। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें और सबसे अंत में घटी घटना तक। यानी ये प्रावधान है, ये कब कब घटित हुए, इनको सीक्वेंस में लगाने हैं। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से कब अंगीकृत हुआ? ये हुआ था, उद्देश्य संकल्प पूछ रहा है, हाँ, तो 22 जनवरी, 22 जनवरी 1950। और उद्देश्य संकल्प पीटी नेहरू जी के द्वारा पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। लेकिन संविधान सभा द्वारा, ये 1950 नहीं है, 1947 है, 1947। पीटी नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया, लेकिन संविधान ने कब इसको अपनाया? वो अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकृत किया? ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकार, यानी संविधान 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 सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर 1949। और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? ये किया गया था 24 जनवरी 1950। तो जिस सीक्वेंस में है, ये राइट सीक्वेंस है इसका। तो 22 जनवरी 1947 की डेट पहले आएगी, उसके बाद 22 जुलाई 1947 आएगा, उसके बाद आएगा 26 नवंबर 1949, और सबसे लास्ट में आएगा 24 जनवरी 1950। तो ए बी सी डी राइट आंसर है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये राइट है। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? हमने पीछे बताया था ना, शांति निकेतन कलाकार, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। तो इसमें ये पूछ रहा है, जो संविधान बनाया गया था, हमारा लिखा गया था हाथ से, उसकी सजावट किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन के कलाकार थे, दो कलाकार थे, नंदलाल बोस जी, हमने पहले बता दिया, और राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। ये यूपीएसआई और एएसआई 2018 में पूछा गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? क्वेश्चन को पढ़ें आराम से। यानी जो ब्रिटेन की संसद के कौन से अधिनियम, भाई जो अधिनियम आते तो ब्रिटिश संसद से तो आते थे, के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो ये राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही काफी सारे प्रावधान भी आए थे।
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली कमीशन की सिफारिश पर। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं पिछले एग्जामों में यूपीएसआई के। और एक दो यूपी कांस्टेबल में लिया गया था क्वेश्चन, मतलब यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। वहां से वो क्यों लिया है, क्योंकि वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, इस वजह से उनको दो चार क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी यूपीएसआई में आए हुए हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देश देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। देखो ये क्वेश्चन आया था यूपी कांस्टेबल 2018 की पहली शिफ्ट में। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि दो तरह के, एक तो होता है विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है, एक है विधायी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं, तो गलत होने की संभावना रहती है। हालांकि गलत तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन होता तो शायद गलत होता, लेकिन इसमें केवल जापान दिया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, कि जो प्रावधान संविधान में है वो ही सर्वोपरि है। तो ये प्रावधान तो हो गए जापान से, लेकिन विधायी प्रक्रिया यानी जो भी संविधान में स्थापित है, उस संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए संसद किस तरह से कानून का निर्माण करेगा, किस तरह से वो क्या प्रक्रिया होगी, ये प्रावधान लिया है ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से। तो राइट आंसर जापान। और अगर आपसे पूछे विधायी प्रक्रिया किस तरह से संसद में कानून बनते हैं, वो लिया गया है ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम। दोनों में अंतर है, थोड़ा बेसिक सा अंतर है, कि यानी जो संविधान में प्रावधान है, तो भी कानून संसद उन प्रावधानों के अंदर रह के ही तो बनाएगी, संविधान से बाहर जाके थोड़ी बनाएगी। तो ये जापान से। और क्या प्रक्रिया होगी इस कानून बनाने की, ये लिया गया है ब्रिटेन से। देश देश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य जारी रखी। तो राष्ट्रमंडल क्या था, जो देश कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे थे, उनको, उनके समूह को बोला जाता है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 लंदन घोषणा पत्र के द्वारा, घोषणा पत्र के द्वारा। और भारत कब बना सदस्य इसका, मई 1949 में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, राजतंत्र को समाप्त करने वाला, यानी जितने भी देश हैं राष्ट्रमंडल के, उसमें सबसे पहले, भाई जब भारत आजाद हुआ था तब तो जब भारत का जो प्रमुख था गवर्नर जनरल, वो तो ब्रिटिश था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ उसके बाद वो पद समाप्त हो गया, अब भारत पूरी तरह से संप्रभु हो गया, यानी उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। तो कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। और राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, 56। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ये चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है। यानी हमारे यहाँ मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था है, लेकिन ये भी नहीं है कभी हम सामान्य स्थितियों में राज्य के जो जो अधिकार हैं या राज्य के विधि बनाने के जो भी अधिकार हैं हम उनको छीन लें। क्योंकि फिर राज्य भी तो कोऑपरेट करता है ना, जो भी केंद्र की विधि है उनको क्रियान्वयन करवाने में, उनका कार्यान्वयन में राज्य भी तो सहयोग करता है। अगर राज्य सहयोग नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति, अराजकता फैल जाएगी ना। तो ये कह रहा है कि मजबूत केंद्रीय सरकार तो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्य को हम इग्नोर करें या राज्य का अधिकार छीन लें। तो इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेट का मतलब ये होता है कि आपस में सहयोग, यानी सहकारी संघवाद क्या है, जिसमें केंद्र और राज्य आपसी सामंजस्य से, आपसी तालमेल से रह के कानून व्यवस्था बनाएं और एक दूसरे का सपोर्ट करें, यह है सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है, तो वो कहाँ रखी गई है, संसद की लाइब्रेरी, जो संसद का पुस्तकालय है उसमें एक कांच का बॉक्स है, हीलियम से भरा हुआ, उसमें संविधान की मूल प्रति को रखा गया है।
डैश डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है ये। किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। डैश डैश वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, जो अशोक स्तंभ है, के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया। यानी वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का जो हम देखते हैं, जो सिंह चतुर्मुख है, स्तंभ शीर्ष और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है, वो कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। तो ये आज के हमारे जो हमने अब तक क्लासेस करी हैं उनका प्रैक्टिस सेट था। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोशिश करी जाएगी ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे शेयर की जाए। तो आगे हम फिर अपनी क्लास पे आएंगे। फिर जब क्लास किसी टॉपिक की कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो यानी टॉपिक के बाद हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो जल्दी ही मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, छाछ वगैरह पिएं, कोल्ड ड्रिंक से सामाजिक दूरी बना के रखें। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।